ठीक है कुंवर जी, खतरे को नजरअंदाज करके मैं आपकी बात का एतबार कर लेता हूँ। आप बताइए कि किस तरह का एमुनिशन चाहिए और कितनी तादाद में। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद शक्ति जी, तुमने मेरा मान रख लिया। देखो अब तुम सीधी बात कर रहे हो तो थोड़ी सी मेहरबानी और कर दो। मुझे ये बता दो कि तुम्हारे पास किस किस तरह की गोलियां कितनी तादाद में मौजूद हैं। हो सकता है मैं शिकार के अलावा इस्तेमाल होने वाली गोलियां भी खरीद लूं। मेरे बहुत से दुश्मन हैं, इसलिए 8-10 मुहाफिज रखे हुए हैं और हमें एमुनिशन की जरूरत पड़ती रहती है। कदरे तजब्जुब के बाद शक्ति बब्बर ने मजबूत लहजे में बताया, बोला बिल्कुल दुरुस्त गिनती तो मैंने कभी नहीं की, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे पास स्टेन गन की गोलियों के 6 सील बंद डिब्बे महफूज हैं, यानी तकरीबन 1200 गोलियां। 303 का 1000 गोलियों वाला थैला हाथ लगा था, जिसमें से 200 के करीब गोलियां मैं फरोख्त कर चुका हूं। 1500 के करीब 12 बोर के कारतूस थे, लेकिन उनमें से 400 के करीब कारतूस मैं बेच चुका हूं। मैंने दिल ही दिल में खुश होते हुए बज़ाहिर बेनियाजी से पूछा, सुना है तुमने राइफलें वगैरह भी लूटी थी? उसने हाँ में गर्दन हिलाई, बोला हाँ, लेकिन वो मैंने बंटवारे से पहले ही ठिकाने लगा दी थी। उस जमाने में मेरे पिता जिंदा थे और उन्हें छापे का खतरा लगा रहता था। मैंने पूछा, ये तमाम एमुनिशन काबिल इस्तेमाल हालत में है ना? मेरा मतलब है सीलन वगैरह से बर्बाद तो नहीं हो गया? मेरी बात सुनकर शक्ति बब्बर ने हल्का सा कहकहा लगाया, बोला आप फिक्र न करें कुंवर जी, 15 साल फौज में झक नहीं मारी, एक दाना भी खराब नहीं होने दिया। एमुनिशन तो हमारी जिंदगी की जमानत होता है, उसकी हिफाजत तो हमें सबसे पहले सिखाई जाती है। शक्ति का लहजा एतमाद से भरपूर था। उसके बावजूद यशवंत यानी जहीर ने उसे मुखातिब करके कहा, वो तो ठीक है शक्ति जी, लेकिन फिर भी अगर एमुनिशन में कुछ गोलियों और कारतूसों के नमूने दिखा दें तो कुंवर जी को इत्मीनान हो जाएगा। ये तो आपको इन्होंने बता दिया है कि ये इनकी आन का सवाल है। मैंने जहीर की तायद की और कहा, अच्छा ऐसा करें, सिर्फ 12 बोर के 10-20 कारतूस लाकर जांच करवा दें, उनके सीलन ज़दा होने का खतरा ज्यादा होता है। मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। उसके चेहरे से जाहिर था कि इस मुतालबे पर वो जिज़बिज़ है, लेकिन उसने निहायत सफाई से अपनी दिली कैफियत छुपाते हुए खासे पुरजोश लहजे में कहा, हाँ जी क्यों नहीं, बस चंद मिनट इंतजार करें, मैं अभी लाकर आपको दिखाता हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर सताइश भरे अंदाज में गर्दन हिलाई। वो अपनी जगह से उठा और मकान के अंदरूनी हिस्से में कहीं चला गया। तभी जहीर ने उजलत भरे लहजे में मुझे मुखातिब किया, बोला आप इजाजत दें तो मैं इसके पीछे जाकर पता करूं कि इसने एमुनिशन कहाँ छुपा कर रखा है। मैंने कहा, नहीं यार, इतना तो पता चल गया कि इसी घर के अंदर है। हमें मानिक वाली कहानी यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं, खामखा का खतरा मोल लेने से काम बिगड़ सकता है। बहुत बड़ा मकसद हमारे सामने है, हमें पैसे बचाने का लालच नहीं करना चाहिए। जहीर ने नीम दिली से कहा, अगर आपकी यही राय है तो ठीक है, वरना बचाई हुई ये रकम हमारे बहुत काम आ सकती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कहा भाई ये मत भूलो कि पहले ही सारे पंजाब में हमारी ढूंढिया पड़ी हुई है। अगर किसी गलती या हादसे के नतीजे में पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो न सिर्फ जान के लाले पड़ जाएंगे, बल्कि तुम्हारी आजादी की जंग भी अधूरी रह जाएगी। पैसों का क्या है, महफूज तरीकों से मजीद हासिल कर लेंगे। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मेरी बात जहीर की समझ में आ गई है। वो मुतमईन होकर बोला, उसने जो एमुनिशन बताया है वो सारे का सारा हमारे लिए बहुत कारआमद है, मिकदार भी बहुत काफी है, लेकिन पता नहीं ये नमूना कितनी रकम मांगेगा, कहीं जरूरत से ज्यादा ही मुंह ना खोल दे। मैंने कहा, मैंने अंदाजा लगाया है कि ये लालची तो जरूर है लेकिन समझदार भी है। ये हमारे जरूरतमंद होने का फायदा तो जरूर उठाएगा। लेकिन मेरी बात शक्ति बब्बर के आने से अधूरी रह गई। उसने कपड़े का एक थैला उठा रखा था जो उसने मेरे पास सेठी पर उलट दिया। अगले ही लम्हे 12 बोर के 20-22 कारतूस मेरे सामने बिखर गए। मैंने उन्हें बारी बारी उठाकर गहरी नजरों से जायजा लेना शुरू किया। जहीर भी मेरे पास आकर बैठ गया था और कारतूस उठाकर बारीक बीनी से उन्हें देख रहा था। मैंने देखा कि वो कारतूस रॉयल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समरसेट बर्तानिया उज़्मा का तैयार करता है, जैसा कि शक्ति बब्बर ने दावा किया था। वो सही सालिम बल्कि लगभग नई जैसी हालत में थे। उनके सुर्ख रंग के खोल पर खराशें तक दिखाई नहीं दे रही थीं और नमी असर अंदाज होने के भी कोई आसार न थे। मैं मुतमईन हो गया। मुझे जहीर के चेहरे पर भी सताइश की झलक दिखाई दी। मैंने उसकी खामोश मंजूरी मिलने पर शक्ति को कारतूस दोबारा थैले में डालने का इशारा किया। वो घाघ आदमी हमारी दिली कैफियत भांप चुका था। उसने बारी बारी हम दोनों पर फख्र आमेज नजर डाली और कहा, सरकार, अगर अब भी आपके मन में कोई चिंता है तो मैं अपनी बंदूक से 2-4 गोलियां चलाकर दिखाकर आपको और ज्यादा संतुष्ट कर सकता हूँ। मैं उसे मना करने ही वाला था कि जहीर मुझसे पहले बोल पड़ा,
ऐसा करके दिखा दो तो मजा आ जाएगा शक्ति जी, मैं खुद टेस्टिंग करूंगा। मैंने जहीर की तायद की। कहा, ओ यार, मैंने क्या बंदूक को हाथ लगाने का व्रत रखा हुआ है, मैं भी जांच करूंगा। फिर मैं शक्ति से मुखातिब हुआ, फिक्र न करो, यशवंत और मैं जितने भी फायर करेंगे, मैं इन तमाम चले हुए कारतूसों के दाम भी तुम्हें अदा करूंगा। बल्कि अगर स्टेन गन और पक्की राइफलों की गोलियों की जांच का भी बंदोबस्त कर दो तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। मैंने देखा मेरी बात सुनकर जहीर का चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने शायद उसकी तवक्को से पहले उसकी तरफ से गोलियों की आजमाइश के बज़ाहिर गैर जरूरी इसरार का असल मकसद समझ लिया था। मैंने गैर महसूस अंदाज में उसे आंख मारी और रद्द-ए-अमल जानने के लिए शक्ति की तरफ देखा। वो मुझे कुछ मुतज़ब्ज़ब नजर आया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, मेरे पास 2 डबल बैरल शॉट गन्ने हैं, उनसे कारतूस चलाकर चेकिंग कर लें। मैंने उसकी तरफ देखकर मानीखेज अंदाज में आंख दबाई और खुशगवार लहजे में कहा, हमसे पर्दादारी की क्या जरूरत है शक्ति जी, तुम्हारे जैसा कोई सीनियर फौजी असलहे खाने में स्टेन गन जैसा खरा माल छोड़कर बैलगाड़ी में सिर्फ गोलियां लाद कर कैसे ला सकता है। दिखा दो गोरों से और क्या क्या हथियाया है, अच्छी लग गई तो इन बंदूकों के भी मुंह मांगे दाम दे दूंगा। गोरों वाली क्वालिटी का माल अब हिंदुस्तान में थोड़ी मिलेगा। शक्ति थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने हार मानते हुए कहा, जी अब तो सिर्फ 3 स्टेन गन्ने हैं मेरे पास, वो मैंने अपने लिए बचा कर रखी हुई हैं। मैंने उसकी बात सुनकर अपने लहजे में तशवीश लाते हुए कहा, यार शक्ति, इतना समझदार बंदा होने के बावजूद तुम्हें एहसास नहीं कि तुम आग से खेल रहे हो। तुम्हें पता है ना, नेहरू सरकार रोज नए कानून बना रही है और हथियारों के मामले में तो हद से ज्यादा सख्ती होने वाली है। एक आध शॉटगन की तो खैर है, लेकिन इतने सारे ऑटोमेटिक गैर कानूनी हथियारों के साथ पकड़े गए तो कम से कम 8-10 साल के लिए अंदर हो जाओगे। किसी और को बेचने का तो सोचना भी मत, मुखबरी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने उसके चेहरे पर तशवीश के वाज़े आसार देखे। जहीर ने लोहा गर्म देखकर फौरन चोट लगाई। बोला, बड़े भाई घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हें कुंवर जी को फरोख्त करके इस खतरे से जान छुड़वा लो। ये तुम्हें अच्छी रकम देंगे और तुम्हारे राज की भी हिफाजत करेंगे। इनकी सरकार दरबार में पहुंच है, अपना रसूख इस्तेमाल करके शायद लाइसेंस भी बनवा लें। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, यार लाइसेंस नहीं भी मिले तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसकी जरूरत है कि मेरी जागीर की हद में आकर मुझे टोके। मैं तुम्हें हर स्टेन गन के पूरे 2000 रुपए दूंगा, शॉटगन बेचना चाहो तो 700, चलो 1000 उनके भी ले लेना। मैंने शक्ति की आंखों में लालच की तेज चमक देखी। ये दाम शायद उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा थे। खुसूसन शॉटगन तो वो किसी भी जगह से इससे आधी से भी कम कीमत में खरीद सकता था। उसने गोया बेसाख्ता इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, चलो फिर सारी बंदूकें लाकर एक नजर दिखा दो, चाहो तो यशवंत को भी साथ ले जाओ। जवाब में शक्ति ने उजलत में नफी में सर हिलाकर पुरजोर लहजे में कहा, शॉटगन्ने तो यहीं मौजूद हैं, मैं 3 स्टेन गन्ने ले आता हूँ, कोई ज्यादा भारी थोड़ी है। जहीर ने दबी दबी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए शक्ति को जाने की इजाजत दी। हकीकत यह है कि जहीर की तरह मैं भी खुशी से बाग बाग हो रहा था। हमने तो अंधेरे में तीर चलाया था जो खुशकिस्मती से ऐन निशाने पर जा बैठा। शक्ति ने वापसी में अंदाजे से ज्यादा देर लगा दी। जब लगभग 20 मिनट बाद भी उसकी आमद के आसार नजर न आए तो जहीर ने मुस्तरिब होकर मुझे देखा। मैंने उसे तहम्मुल अपनाए रखने की तलकीन की। मुझे उस गैर मामूली ताखीर की वजह का कुछ अंदाजा था। बिलाखिर जब शक्ति घर के अंदरूनी हिस्से से नमूदार हुआ तो मेरे कयास की तस्दीक हो गई। उसने 3 स्टेन गन्ने उनके पट्टों के जरिए शाने पर लटका रखी थी, जबकि वो पटसन की एक बोरी भी साथ घसीट रहा था। मेरा अंदाजा था कि उसने तमाम गोलियां बक्सों से निकालकर बोरी में एक साथ भर दी हैं, लेकिन उसने स्टेन गन हमारे हवाले करके बोरी में मौजूद माल दिखाया तो पता चला कि स्टेन गन की गोलियों के तमाम 6 सील पैक बक्स जूं के तूं मौजूद हैं। अलबत्ता 303 की गोलियां और 12 बोर के कारतूस अलग अलग थैलों में डालकर बोरी में भरे गए। मैंने बोरी को फिलहाल नजरअंदाज करके शक्ति की थमाई हुई एक स्टेन गन का बगौर जायजा लिया। वो तीनों मार्क 3 साख्त की छोटी नाल वाली स्टेन गन्ने थीं, देखने में लगभग नई जैसी। मैंने उसे कॉक किया और फिर ट्रिगर दबा दिया। नशिस्तगाह में गूंजने वाले जोरदार खटाके से अंदाजा हुआ कि उसका स्प्रिंग अपनी पूरी ताकत के साथ काम करता है। फौलादी दस्ता बआसानी फोल्ड हो जाता था। 3 सेर से ज्यादा वजनी होने के बावजूद वो संभालने में बहुत आसान थी। जहीर भी ऐसी ही स्टेन गन का बगौर जायजा ले रहा था। उसने खुफिया पुलिस के एहलकारों को ठिकाने लगाकर जो स्टेन गन्ने हथियाई थीं वो मार्क 2 साख्त की थीं, जो उस गन के मुकाबले में ज्यादा लंबी नाल और कम नफीस साख्त की हामिल थीं।
अलबत्ता मुझे मालूम था कि दोनों तर्ज की स्टेन गन्नों में एक ही बोर यानी 9mm की गोलियां इस्तेमाल होती हैं और दोनों में एक साख्त का 32 गोलियों वाला मैगजीन लगता है। मैगजीन का ख्याल आते ही मैंने शक्ति से सवाल करना चाहा, लेकिन वो मेरे जहन में पैदा होने वाला ये सवाल पहले ही भांप चुका था। वो बोला, फिक्र न करें कुंवर जी, 8 खाली मैगजीनें मौजूद हैं बोरी में, आप कहें तो मैं लोड कर देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, फिलहाल जरूरत नहीं है। फिर मैंने जहीर को मुखातिब किया, कहा, क्यों भाई जवान, क्या ख्याल है हथियारों के बारे में? उसने कहा, आपने कीमत कुछ ज्यादा लगा दी है, लेकिन गन्ने अच्छी हैं तो ठीक है। मैंने एक तवील कहकहा लगाया और उसे कहा, अच्छे हथियार के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं है यशवंत, ये जिंदगी और मौत का फर्क बन सकते हैं। वैसे भी शक्ति ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, इसके पास कुछ फालतू रकम भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, भला एहसान की भी कोई कीमत चुकाई जा सकती है। मेरी बात सुनकर शक्ति के चेहरे पर खुशी जगमगाई। बोला, धन्यवाद कुंवर जी, मैं बता नहीं सकता कि आपकी सेवा करके मुझे कितनी खुशी हुई है। आप मुझे 2 मिनट दें, मैं दोनों शॉट गन्ने भी साफ सुथरी करके ले आता हूँ, फिर आप उन्हें चलाकर इत्मीनान कर लेना। मैंने पुरजोर लहजे में कहा, नहीं, अब टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम खरे आदमी हो, बस उन दोनों बंदूकों को ले आओ और सब हथियारों को भी एमुनिशन के साथ उसी बोरी में बांध दो। शक्ति ने मेरी हिदायत पर झटपट अमल किया। दोनों शॉट गन्ने भी बहुत अच्छी हालत में दिखाई दे रही थी। अलबत्ता सिर्फ जहीर ने उन्हें बारी बारी हाथ में लेकर मुआयना किया और फिर हाँ में सर हिलाकर अपने इत्मीनान का इजहार किया। उसने सारी बंदूकें तरतीब और नफासत से बोरी में बंद करवाने और रस्सी से बोरी का मुंह बंधवाने में शक्ति की मदद की। हमारा माल रवानगी के लिए तैयार हो गया तो मैंने शक्ति को कहा, अब तुम बताओ यार कि एमुनिशन का तुम्हें क्या दूं? फिक्र न करो, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है, तुम जो मांगोगे सचमुच उतना ही दे दूंगा। शक्ति ने कुछ हिचकिचाहट के साथ एक मोटी रकम तलब की जो असल मालियत से कम 1.5 गुना थी, लेकिन मैंने वादे के मुताबिक बिला हुज्जत कबूल की और मुख्तलिफ अंदरूनी जेबों से नोटों की गड्डियां निकाल कर गिनती की और रकम शक्ति के हवाले कर दी। मैंने कहा, इत्मीनान से गिन लो भाई, हमें कोई जल्दी नहीं। शक्ति ने एहसान मंदी से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है कुंवर जी, मुझे पूरा भरोसा है, आपने भी तो गोलियों की गिनती नहीं की। उसने तो अपनी वुस्सत कल्बी जरूर दिखाई, लेकिन मैं जानता था कि इस गर्गेबारा दीदा ने मेरे साथ हर नोट गिना है। मैं अपनी तरफ से खरीदो फरोख्त और लेन देन का मामला खत्म कर चुका था, लेकिन पता चला कि जहीर अभी भी मजीद की जुस्तजू में है। उसने शक्ति को मुखातिब करते हुए कहा, शक्ति जी, ये तो हो गई बड़े हथियारों की बात, आप छोटे हथियार भी तो लाए होंगे, अगर कोई अच्छी चीज है तो वो भी दिखा दें। मैंने पहली बार शक्ति के चेहरे पर बेआरामी की कैफियत महसूस की। वो बोला, मेरे पास मेरा सर्विस रिवॉल्वर है, परंतु मैं उसे बेचना नहीं चाहता। जहीर ने जोर देकर कहा, देख लो शक्ति जी, इस वक्त कुंवर जी खजाना लुटाने पर उतारू हो रहे हैं, अच्छे दाम मिल जाएंगे, इससे बहुत कम दामों में नया परमाणिक रिवॉल्वर मिल जाएगा। तुम्हें तो पता है पिछले साल सरकार ने जो असलहा एक्ट पास किया है, उसके बाद बगैर लाइसेंस गन पर कितनी सख्त सजा हो सकती है। मुझे इब्तदा में जहीर का ये इसरार बिला जरूरत लगा, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता उसका मकसद समझ में आ गया था। चुनाचे मैंने बज़ाहिर नीम दिली से कहा, शक्ति जी, ये लड़का बात तो ठीक कह रहा है, अब बगैर कागजात और खरीदारी रसीद के हथियार रखना गर्दन फंसवा सकता है। अगर फिर भी दिल नहीं मान रहा तो तुम्हारी मर्जी, वैसे भी हमारे पास छोटे हथियारों की कोई कमी नहीं। मेरे बिलवास्ता दबाव के बावजूद शक्ति फौरन आमादा दिखाई न दिया तो मैंने कहा, अच्छा यार ना बेचो, कम से कम दिखा तो दो, यशवंत भी देख लेगा कि गोरों की फौज में सर्विस रिवॉल्वर कैसा होता है। जहीर ने मेरी पुरजोर तायद की तो शक्ति ने गोया बादल नखास्ता अपनी वास्कट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर एक बड़ा सा रिवॉल्वर निकाल कर मेरे हाथ में दे दिया। उसके साथ ही मुझे उसके अब तक हमसे सौदेबाजी में इत्मीनान की वजह भी समझ में आ गई। उसे एतमाद था कि वो हमारी तरफ से किसी गड़बड़ की सूरत में अपने रिवॉल्वर की नोक पर मामला संभाल सकेगा। मैंने जहीर के साथ मिलकर रिवॉल्वर का जायजा लिया। लंदन की मशहूर असलहा साज कंपनी विबले एंड स्कॉट का साख्ता इंतहाई नफीस हथियार था। 3.8 बोर का लंबी नाल और ठोस प्लास्टिक के दस्ते वाला। पसंद आने के बावजूद मैंने महज चंद लम्हों तक जायजा लेने के बाद वो शक्ति के हवाले करते हुए कहा, अच्छा है, लेकिन मुझे स्मिथ एंड वेसन का 45 पसंद है। उस लम्हे जहीर ने जिद भरे लहजे में कहा, लेकिन ये मेरे दिल को भा गया है कुंवर जी, मेरी विनती है आप ये मुझे दिलवा दें, चाहे मेरी तनख्वाह से कटौती कर लें। मैंने कदरे सख्ती से कहा, ओ यार तुम अजीब आदमी हो,
जब अगला बंदा बेचना ही नहीं चाहता तो क्या मैं जबरदस्ती करूं? फिर मैंने आजिज़ी आमेज लहजे में शक्ति से कहा, शक्ति जी, अगर आप अपना फैसला बदल सकते हो तो ये गन मेरे इस जवान को दे दो, चाहे इसके बदले भी 1000 रुपया ले लो। मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, ये बहुत कम कोई फरमाइश करता है। मेरे अंदाजे कैन मुताबिक रिवॉल्वर की असल कीमत से कम 4 गुना पेशकश ने असर दिखा दिया, जबकि नए सरकारी असलहा एक्ट का खौफ भी होगा। लेकिन शक्ति ने यह जाहिर किया जैसे वो मेरे इसरार से मजबूर होकर मुझ पर एहसान कर रहा है। बहरहाल उसने रिवॉल्वर जहीर के हाथ पर रख दिया। उसने नाल पर हाथ रखा और उससे नीचे की तरफ झुकाकर गोलियों की चरखी के खानों पर नजर डाली। 6 के 6 खानों में 0.38 यानी 9 mm की गोलियां मौजूद थीं। शक्ति ने एक अलमारी के खाने से मजीद 20 गोलियां लाकर जहीर के हवाले कर दी। मैंने 1000 रुपए के अलावा मजीद 100 रुपए गिनकर शक्ति के हवाले किए और उठते हुए कहा, शक्ति जी, एक बार फिर धन्यवाद, दिल खुश कर दिया तुमने। मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो बिला झिझक नारायणगढ़ चले आना। किसी भी तांगे वाले से कुंवर महेंद्र सिंह भल्ला का नाम लोगे तो वो बगैर सवाल किए सीधा मेरी जागीर पर पहुंचा देगा। शक्ति ने भी जी भर के एहसानमंदी का इजहार किया और फिर जहीर के साथ उठवाकर अच्छी खासी भारी बोरी मेरी जहाजी साइज गाड़ी की इंतहाई कुशादा डिग्गी में रखवा दी और निहायत गर्मजोशी से हमें रुखसत किया। जहीर ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल ली और चंद ही लम्हों बाद हम नीम पुख्ता और तंग सड़क पर कपूरथले की तरफ गामजन थे। मैं इस पेचीदा और नाजुक मामले की बखैर खूबी अंजाम दही पर खासा मुतमईन था। ताहम जहीर तो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। मैंने उसे पहले अपने तौर पर मसरूर होने का मौका दिया। बिलाखिर कपूरथला को पीछे छोड़कर हम जालिंधर जाने वाली बड़ी सड़क पर चढ़े तो मैंने उसे छेड़ा, यार तुम्हें पहली बार इतना खुश देखा है, यूं लग रहा है तुम अभी पंजाब की इस सड़क पर गाड़ी रोककर भंगड़ा डालोगे। जहीर ने सुरूर भरे लहजे में जवाब दिया, हाँ जमाल भाई, बहुत दिनों के बाद दिल में ऐसी तरंग जागी है। दरअसल हम जो कुछ यहाँ से ले जा रहे हैं वो मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा और बहुत उम्दा है, और सबसे बढ़कर ये कि बगैर किसी खून खराबे के हाथ लग गया है। मैंने कहा, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस खुसूसी करम नवाजी का जितना शुक्र अदा करें कम होगा, लेकिन तुमने तो ये रिवॉल्वर हासिल करने पर सबसे ज्यादा जोर लगाया है। ये कहकर मैंने कहकहा लगाया। जहीर ने मेरे साथ हंसते हुए कहा, यार जमाल भाई, तुम तो रास्ते भर कुंवर जी बने गर्दन अकड़ाए बैठे रहे हो। मेरी हर नाके पर सांस रुकती रही है। मुझे मौत से तो डर नहीं लगता, लेकिन इस तरह खाली हाथ बेबस चूहे की तरह पकड़े जाना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। मैंने जहीर के लहजे में मौजूद जुनून की झलक से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल ठीक है यार। दिल ही दिल में ये खटका तो मुझे भी महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारा वो भाषण सहारा दे रहा था कि हथियार तो हम कभी भी छीन कर अपने कब्जे में कर लेंगे। उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि मैं उससे घिस रहा हूँ। उसने ढिठाई से हंसते हुए कहा, कोई बिला वजह दावा नहीं किया था भाई जी, मुझे आपकी जंगजू सलाहियतों पर पूरा यकीन था, लेकिन जब आपको कुंवर बने देखा तो ये खुशफहमी दूर हो गई और समझ लिया कि जान पर बनाई तो आपसे कुछ उम्मीद रखना अबस है, सब खुद ही करना पड़ेगा। मैंने मूंछों को बल देते हुए कहा, हमने तुम जैसे मुश्तंडों की फौज इसीलिए तो पाल रखी है। अगर अपने मुलाजिमों की हिफाजत भी हमें करना है तो इन पर इतना भारी माल खर्च करने का क्या फायदा। मेरी बात सुनकर जहीर ने एक बुलंद आहंग कहकहा लगाया, लेकिन फिर फौरन ही खामोश होकर एक मुअद्दब और फर्शनास ड्राइवर का रूप धार लिया।